हेलो डियर फ्रेंड, एसकेआर एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को कक्षा 12 फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहा था, जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करवा चुका था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा से सॉल्व कराऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा क्या है। एक पतली एकल झिल्ली द्वारा एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा बच्चों, एक पतली एकल झिल्ली है। मान लेते हैं कि कोई एकल झिल्ली ए बी, ये आपकी एकल झिल्ली हो जाएगी। ए बी जिसकी चौड़ाई ई मान लेते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से, ये कोई प्रकाश स्रोत हो जाएगा जिससे प्रकाश निकल रहा होगा। प्रकाश स्रोत से किरणें कुछ इस प्रकार से निकलेंगी, तो इसलिए हम ये एकल झिल्ली और प्रकाश स्रोत के बीच में एक उत्तल लेंस लगा लेते हैं। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि एकल झिल्ली से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब लेंस पर पड़ती हैं तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जैसे ही ये किरणें यहाँ पर आएंगी और इस पर पड़ेंगी तो ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या एकल झिल्ली के फोकस के समांतर हो जाती हैं। प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें ये एकल झिल्ली के समांतर हो जाती हैं। एकल झिल्ली से उत्पन्न द्वितीयक तरंग, देखिए यहाँ से कुछ दूरी पर एक पर्दा रख देते हैं। इससे पहले एक उत्तल लेंस और लगा लेते हैं यहाँ, तो यहाँ से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिका है। एकल झिल्ली के कारण कुछ कोण विवर्तित हो जाती है, जिससे इस पर्दे पर एक प्रतिबिंब बिंदु P पर प्राप्त होता है। जो किरणें विवर्तित नहीं हो पाती हैं वो लेंस, इसे लेंस L1 डाल लेते हैं और इसे लेंस L2 डाल लेते हैं। जो किरणें विवर्तित नहीं होती हैं उन किरणों द्वारा केंद्रीय फ्रिंज बिंदु O पर प्राप्त होती है। ये कोण थीटा है। यहां से एक हम इस पर लंब डाल लेंगे और इसे बिंदु K डाल देंगे। B से K तक की दूरी पथांतर कहलाएगी। B से K तक दूरी पथांतर कहलाएगी। तो यहां देखिएगा बच्चों, किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब लेंस L1 पर पड़ती हैं तो ये एकल झिल्ली के फोकस के समांतर हो जाती हैं। एकल झिल्ली के फोकस के समांतर हो जाती हैं। जिनसे उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं थीटा कोण विवर्तित हो जाती हैं।
तथा जो किरणें विवर्तित नहीं हो पाती हैं, अर्थात जो किरणें सीधी निकल जाती हैं, तथा जो किरणें एकल झिर्री से सीधी निकल जाती हैं, एकल झिर्री से सीधी निकल जाती हैं, वे पर्दे पर बिंदु O पर केंद्रीय फ्रिंज बनाती हैं। वे पर्दे पर केंद्रीय फ्रिंज का निर्माण करती हैं, केंद्रीय फ्रिंज का निर्माण करती हैं। ध्यान देंगे बच्चों, ये कोण थीटा है तो इसके लिए ये कोण भी थीटा होगा। अब हमें पथांतर बीके का मान निकालना है, तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा में चलेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। चूंकि इस पर 90 अंश का कोण है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा थीटा के लिए? बी के, और कर्ण क्या होगा? कर्ण ए बी की दूरी ई दी गई है तो हम इसे ई डाल लेते हैं। अगर हम बी के का मान निकालें तो बी के बराबर आ रहा है ई साइन थीटा, जहां बी के पथांतर है, जहां बी के पथांतर है। ध्यान देंगे बच्चों कि पथांतर निम्निष्ठ तथा उच्चिष्ठ के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पर निम्निष्ठ फ्रिंज के लिए बात कर लेता हूं। पहले निम्निष्ठ के लिए पथांतर जो होता है वह एन लैम्डा होता है, अर्थात बीके की जगह एन लैम्डा लगा देंगे। ई साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, ये आपका निम्निष्ठ के लिए, जहां यन का मान कुछ भी हो सकता है। यन का मान 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से यन का मान कुछ भी लिया जा सकता है। अब उच्चिष्ठ के लिए अगर बात करें तो ध्यान देंगे, उच्चिष्ठ के लिए जो पथांतर होता है, पथांतर वह n+1/2 इंटू लैम्डा होता है, अर्थात बी के बराबर n+1/2 इंटू लैम्डा होगा। इसका मान भी समीकरण 1 में लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? बी के बराबर ई साइन थीटा, और बी के का मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो ई साइन थीटा बराबर बी के का मान n+1/2 इंटू लैम्डा। यह आपका उच्चिष्ठ के लिए पथांतर का मान आ जाता है। तो बच्चों आगे तुमसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे, तो केंद्रीय उच्चिष्ठ के लिए अगर बात की जाए, केंद्रीय उच्चिष्ठ के लिए सबसे पहले उच्चिष्ठ के लिए हमने फार्मूला अभी बताया, ई साइन थीटा बराबर n+1/2 इंटू लैम्डा। चूंकि केंद्रीय उच्चिष्ठ है तो n का मान 0 होगा, n बराबर 0 आ जाएगा। ई साइन थीटा बराबर 1/2 लैम्डा। अगर हम बात करें, देखेंगे केंद्रीय उच्चिष्ठ के लिए बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से चित्र का निर्माण होगा। जो ये आपके बनेंगे ये गौण उच्चिष्ठ बनेंगे, ये होंगे गौण उच्चिष्ठ। अब देखते हैं, यहाँ से ये वाली दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक x कहलाएगी और यहाँ से यहाँ तक दूरी x कहलाएगी। अगर हम
केंद्रीय उच्चिष्ट की बात करें तो ये वाला उच्चिष्ट निकल के आता है जो 1/2 इंटू लैम्डा होता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें तो यह लैम्डा बाई ई और यह लैम्डा बाई ई होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे यदि थीटा अल्प है, यदि थीटा अल्प है, अल्प का मतलब बहुत कम है, बिल्कुल सूक्ष्म है, तो साइन थीटा का मान थीटा रख देते हैं, ई थीटा बराबर लैम्डा बाई 2। यहाँ से 2 थीटा का मान निकाल लेंगे, 2 थीटा बराबर लैम्डा बाई ई। यहाँ पर 2 थीटा का मान x के बराबर होता है, 2 थीटा बराबर x बराबर लैम्डा बाई ई। ये x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आई जो लैम्डा बटे ई के बराबर आई। अब हमें यहाँ से यहाँ तक पूरी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो पूरी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई 2x होती है। यहाँ बात करेंगे 2x बराबर, जब 2 का इधर गुणा कराया तो इधर भी कराएंगे, 2 लैम्डा बाई ई। यह आपका केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए कोणीय चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फोटोडायोड की संरचना एवं कार्य विधि लिखिए। फोटोडायोड, फोटोडायोड एक प्रकार की अर्धचालक युक्ति है। यहां लिखेंगे हम लोग फोटोडायोड एक अर्धचालक युक्ति है, अर्धचालक युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ध्यान देंगे बच्चों, फोटोडायोड एक अर्धचालक युक्ति होती है जो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इसमें यदि लोड प्रतिरोध जुड़ा है, यदि फोटोडायोड में लोड प्रतिरोध जुड़ा है, लोड प्रतिरोध जुड़ा है तो इसमें धारा भी प्रवाहित होने लगती है, तो इसमें धारा भी प्रवाहित होने लगती है। इसमें पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनति में जुड़ा होता है। इसमें पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनति में जुड़ा होता है, उत्क्रम अभिनति में जुड़ा होता है, उत्क्रम अभिनति में जुड़ा होता है। इसमें प्रवाहित धारा अल्पसंख्यक आवेश के कारण प्रवाहित होती है। इसमें उत्पन्न धारा अल्पसंख्यक आवेश के कारण, अल्पसंख्यक आवेश के कारण प्रवाहित होती है। इसमें जो धारा उत्पन्न होती है वो अल्पसंख्यक आवेश के कारण उत्पन्न होती है। अगर हम बात करें इसके संकेत की, तो संकेत इसका पीएन संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड या पी होता है या एन क्षेत्र होता है, और पी वाला भाग माइनस होता है और एन वाला भाग
प्लस का होता है और इस पर प्रकाश आपतित होता है। यह इसका संकेत होता है। अगर हम बात करें, क्योंकि पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में जुड़ा होता है, पीएन संधि डायोड, यहाँ हम लोग पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनत में जोड़ लेते हैं और इसमें एक लोड प्रतिरोध लगा देते हैं तथा इसे एक बैटरी के साथ उत्क्रम अभिनत में जोड़ना है। तो पी वाले भाग को माइनस में और एन वाले भाग को प्लस के साथ जोड़ना होता है, तब यह उत्क्रम अभिनत स्थिति में बन पाता है। जब इसमें धारा प्रवाहित होती है, देखेंगे जब इसमें प्रकाश आपतित करवाया जाता है, अर्थात जब इस पर प्रकाश आपतित होता है, तो ध्यान देंगे बच्चों, जैसे ही इस पर प्रकाश आपतित होता है तो इसमें ऊष्मा अर्थात ताप उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण पीएन संधि डायोड में सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं। तो सबसे पहले हम इसके संरचना की बात कर लेता हूं। संरचना क्या होती है? पीएन संधि डायोड अर्थात फोटोडायोड बनाने के लिए पीएन संधि डायोड को एक प्लास्टिक के कवर में बंद कर देते हैं। एक प्लास्टिक भी ले सकते हैं या फिर कांच, कुछ भी ले सकते हैं, प्लास्टिक या कांच के कवर में बंद कर देते हैं, इसका ऊपरी भाग खुला रखते हैं प्रकाश जाने के लिए। इसके ऊपरी भाग में इसका ऊपरी भाग प्रकाश जाने के लिए खुला रखते हैं, खुला रखते हैं तथा शेष भाग पर काली पेंट कर देते हैं, काली पेंट ही क्यों करते हैं? क्योंकि काली पेंट ऊष्मा की अवशोषी होती है। काली पेंट कर देते हैं। जब काली पेंट कर देंगे तो यह ऊष्मा अवशोषित करेगी अर्थात ऊष्मा इकट्ठी करेगी, जिसके कारण पीएन संधि डायोड अत्यधिक गर्म होगा और जितना ही अत्यधिक गर्म होगा उतना ही पीएन संधि डायोड पे सहसंयोजक बंध बनकर टूटेंगे। सहसंयोजक बंध बनेंगे तो इसमें धारा उत्पन्न होगी, अर्थात ये जितना गर्म होगा उतनी ही धारा इसमें उत्पन्न होती है और उतनी ही धारा प्रवाहित होती है। तो ये आपकी रही संरचना। अगर हम इसके कार्य विधि की बात करें तो कार्य विधि क्या होगी? देखिए, इसे बंद कैसे किया जाता है? इसे इस प्रकार का एक डब्बा ले लिया जाता है और इस डब्बे में इसको बंद कर दिया जाता है। मान लेते हैं यह कोई पीएन संधि डायोड के लिए डब्बा है जिसमें इसको बंद किया जाएगा। अब इसका पूरा ये वाला जो भाग है इस पर काली पेंट कर देंगे और ऊपरी भाग जो है इसका खुला रखेंगे, यह प्रकाश जाने के लिए खुला रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं कार्य विधि की ओर। कार्य विधि तो यह कैसे कार्य करता है? जब पीएन संधि डायोड पर प्रकाश डाला जाता है तो पीएन संधि डायोड पर ताप बढ़ने लगता है, जिसके कारण इसके सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं। जब पीएन संधि डायोड पर प्रकाश डाला जाता है तो पीएन संधि डायोड पर ताप बढ़ने लगता है।
बढ़ने लगता है, जिससे सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं। सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं। सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं। जब सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन तथा कोटर उत्पन्न होंगे। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो प्लस आवेश प्लस सिरे की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे वो प्लस सिरे की ओर, और जो कोटर उत्पन्न होंगे वह माइनस सिरे की ओर आकर्षित हो जाएंगे, टूटने लगते हैं, जिससे उत्पन्न इलेक्ट्रॉन तथा कोटर इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, जिसके कारण माइनस प्लस की ओर आकर्षित हो जाएगा, और जो यहाँ पे कोटर उत्पन्न होंगे वो माइनस सिरे की ओर आकर्षित हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन तथा कोटर क्रमशः धन ध्रुव व ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे पीएन संधि डायोड या लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। अगर उपयोग की अगर बात करें तो इसका उपयोग सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, पंच लाइट आदि में किया जाता है। पंच लाइट आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार यह फोटोडायोड का पूर्ण सचित्र वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण A तथा अपवर्तनांक cot A/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया है हम लोगों को प्रिज्म कोण A दिया गया है, प्रिज्म कोण हम लोगों को A दिया गया है, तथा अपवर्तनांक, अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक को हम लोग n से डिनोट करते हैं। n बराबर cot A/2 दिया गया है, cot A/2, तथा न्यूनतम विचलन कोण अर्थात डेल्टा m का मान पूछा गया है। तो हमसे देखिएगा यहाँ पे, हम प्रिज्म के अगर अपवर्तनांक की बात करें तो फार्मूला होता है, सूत्र होता है n बराबर साइन A प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन A/2। तो ध्यान देंगे n बराबर, n का मान दिया गया है, n का मान पुट कर देते हैं। n बराबर cot A/2 दिया गया था, बराबर साइन A प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन A/2। अगर हम cot थीटा की बात करें तो cot थीटा होता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा, ये हम लोग यहाँ पे रख देंगे cot थीटा की जगह cos थीटा बटे साइन थीटा, अर्थात cos थीटा की जगह है A/2 बटे साइन A/2 बराबर साइन A प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन A/2। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, साइन A/2 से साइन A/2। cos थीटा की अगर हम बात करें तो cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा को हम लोग साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस cos थीटा को साइन
90 माइनस a/2 लिख दिया बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2। साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब देखेंगे ये माइनस का a/2 उधर जाएगा तो प्लस का a/2 हो जाएगा। यहाँ 90 बराबर a प्लस लैम्डा m/2 प्लस a/2। तो यहाँ से देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। यहाँ से हमें 90 बराबर दोनों का एलसीएम 2 आएगा। ऊपर a प्लस डेल्टा m प्लस a। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 2 का इधर गुणा कराएंगे 90 दूनी 180 a प्लस a 2a प्लस डेल्टा m। इसी डेल्टा m का मान हमें ज्ञात करना है। तो डेल्टा m बराबर 180 माइनस 2a। तो यह न्यूनतम विचलन कोण आपका इस प्रिज्म के लिए ज्ञात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध कीजिए कि एक समरूप त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म टाउ इक्वल टू NIAB होता है, जहां प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमें यह सिद्ध करना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू NIAB होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में देखेंगे यहाँ पे यह आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग नाम B दे देते हैं। इसमें एक धारावाही कुंडली क्षेत्र के लंबवत लटक रही है। देखेंगे इसमें धारा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। ये धारा प्रवाहित हो रही है I। यह आयताकार कुंडली है। आयताकार की अगर हम लंबाई की बात करें तो इसे L मान लें और चौड़ाई की बात करें तो इसको B मान लेते हैं। यहाँ देखेंगे इस पर जो बल युग्म का कार्य करेगा बल, वो बल कुछ इस प्रकार से कार्य करेगा और इस पर जो बल कार्य करेगा वह कुछ इस प्रकार कार्य करेगा तथा इन दोनों दिशाओं में बल एक ही दिशा में तथा एक ही क्रिया रेखा में कार्य करेगा, जिसके कारण यह कोई भी बल युग्म का आघूर्ण नहीं बना पाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बिंदु डाल लें अगर ABCD माना एक धारावाही कुंडली ABCD जिसकी लंबाई L तथा चौड़ाई B है। में धारा I प्रवाहित हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ धारावाही चालक पर लगने वाला बल निकालेंगे। यहाँ एक AB हुआ, AD तथा एक CD हुआ। इन पर अगर हम बल की बात करें तो इसे F1 मान लें, इसे F2 मान लें, इस बल को F3 मान लें और इस बल को F4 मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बल F1 तथा F2 बल, या हम कह सकते हैं आयताकार कुंडली की भुजा CD व AB पर बल क्रमशः CD पर कौन सा बल लग रहा है, F1 व F2 की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत है। क्रिया रेखाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, जो एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं।
एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब आती है बल F3 तथा F4 का। देखिए F3 तथा F4 का बल अगर निकालना चाहेंगे, बल F3 व F4 की क्रिया रेखाएं समान, समांतर तथा विपरीत हैं। की क्रिया बल F3 तथा F4 की क्रिया रेखाएं समान, समांतर तथा विपरीत हैं, जो एक बलयुग्म बनाती हैं, जो एक बलयुग्म बनाती हैं। अगर हम यहाँ बात करेंगे F1 तथा F2, F1 बराबर होगा F2 और ये दोनों बल 0 के बराबर होंगे। अगर हम बल F3 तथा F4 की बात करेंगे तो इन दोनों पर बल बराबर रहेगा और धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर IBL sin थीटा होता है। यहाँ पर हम बात करें F3 तथा F4 बराबर IB चुंबकीय क्षेत्र है तथा L लंबाई है, IBL sin थीटा, IBL sin थीटा होगा। अगर हम थीटा की बात करें यहाँ तो देखेंगे थीटा कितना आ रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, थीटा 90, तब F3 तथा F4 कितना आ जाएगा, IBL आ जाएगा, IBL। इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब हमें निकालना है F3 तथा F4 बल द्वारा क्या बन रहा है, एक बलयुग्म बनाया जा रहा है। तो हम बलयुग्म की बात करेंगे, बलयुग्म का फार्मूला होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो बल इंटू बल की दिशा में, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो ध्यान देंगे विस्थापन, बलयुग्म को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं और बल क्या F3 या F4 कोई भी एक बल ले लें, तो यहाँ F3 ले लिया और बल की दिशा में विस्थापन। अगर यहाँ विस्थापन की बात करें तो हम विस्थापन के लिए यहाँ एक चित्र बना लेते हैं। कुछ बल इस प्रकार से आ रहा है, ये बल ऐसा और इस प्रकार से, इस बल को F3 नाम दे देते हैं और इस बल को F4 नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, इन बल की दिशा में जो विस्थापन आएगा, विस्थापन जो होता है वो लंबवत दूरी होती है, तो हम इन दोनों को मिला लेते हैं। यहाँ पर कोण क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बन जाएगा, ये वाला मान हमें ज्ञात करना है। तो ये वाली दूरी लंब कहलाएगी, लंब, तथा ये होगी कर्ण, और कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान b के बराबर होगा। तो ये दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक b कहलाएगी। अगर हम विस्थापन की बात करें, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, तो विस्थापन यहाँ से ABC, विस्थापन AB होगा, विस्थापन होगा AB। चित्र, इसे चित्र संख्या 1 डाल लें और इसे चित्र संख्या 2 डाल लें, तो यहाँ चित्र 2 से हम लिख देते हैं, चित्र 2 से। तो देखेंगे यहाँ चित्र 2 से क्या आने वाला है, टाउ इक्वल टू F3 बराबर है IBL इंटू AB का मान यहाँ से क्या निकलेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब होगा AB और कर्ण क्या होगा यहाँ से AC, और AC का मान है B, तो AB बराबर क्या निकलेगा, B साइन थीटा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AB बराबर B साइन थीटा। तब यहाँ टाउ इक्वल टू क्या आ गया, IBL इंटू B साइन थीटा। अगर यहाँ बात करें हम लोग L इंटू B की, तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल A बराबर L इंटू B होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, L इंटू B की जगह A रख देंगे, IBA साइन थीटा, और यही तुम्हें सिद्ध करना था। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उन्हें हम कल की नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे।